अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं वही नवाज प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, अदालतें इंसाफ फराहम करने का दरबार होती हैं। मुअज़्ज़ब माशरों में जान से मारने की धमकी नहीं बल्कि अदालत में सामना करने की धमकियां जरूर मिलती हैं। अदालतें गैर मशरूत और शफाफ इंसाफ फराहम करती हैं। ताहम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाली मुमलिकत खुदादाद की अदालतें सियासी मैदान का मंजर पेश कर रही हैं। कभी चीफ जस्टिस बने तो कभी पसंदीदा जज ना लगने पर अदालत की दीवारें अंदरूनी लड़ाइयों से लरज उठती हैं। एक छत तले बैठकर मसाइल पर गौर नहीं होता, अलबत्ता शिकवा और जवाब शिकवा के खतूत जरूर इरसाल किए जाते हैं। सबसे अहम सवाल जो जहन में आता है वो ये है, आज़ाद अदलिया का दुश्मन कौन है? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में तब्दीलियों के बाद चलने वाली हवा क्या रुख इख्तियार करती है, जानने से कासिर हैं। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत में क्या लिखा है, तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर फारूक आदिल, हमाद हसन, हुसैन अहमद चौधरी और उमर दराज कोंदल। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी मैदान में आ गई है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट में जजेस की आमद को खुशाइन भी करार दिया है। इससे कबल 5 जजेस ने एक खत भी लिखा था। क्या अदलिया अब सियासत का मैदान बन चुकी है? तो क्या इसमें ये बड़ा आपने नाजुक सा सवाल उठाया है, लेकिन क्या इसमें कोई शुबा बाकी रह गया है? आज अगर चीफ जस्टिस ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो खतबाजी है, लेटरबाजी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है जी। अब लेटरबाजी भी ठीक हो जाएगी और मैं चीज़ों को ठीक कर दूंगा। एक तो ये इसमें एक उम्मीद है कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन इसके साथ ये एतराफ़ और ऐलान भी तो है ना कि उनके इदारे के अंदर ये सब हो रहा है। ये क्या हो रहा है जिसकी आपने तफसील बयान कर दी है। जी हमाद साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाई कोर्ट में बाहर से लाए गए जजेस की वजह से वकला ने भी आज एहतजाज किया और 80% केसेस की समाअत भी नहीं हो सकी। क्या इसी तरह अदालती कार्रवाई पर असरात पड़ेंगे? ईमान, पहले तो मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा कि इस प्रोग्राम के लिए सवालात कौन बनाता है। ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है कि आप ऐसे सवालात बनाएं जो एक मखसूस पार्टी को सपोर्ट फराहम करने के लिए उसके जवाबात आए। तो मैं तो वो जवाब नहीं दूंगा। मैं तो पूरी तारीखी हकायक और तारीखी तनाजुर में जवाब दूंगा। क्या उस वक्त ज्यादती नहीं थी जब आइन को रीराइट किया जा रहा था? उस वक्त अदालतों के अंदर लड़ाई नहीं थी? क्या उस वक्त अदालतों के अंदर लड़ाई नहीं थी? इस सवाल को उससे क्यों नहीं अटैच किया गया जब जस्टिस फाइजीसा इसी अदालत के मुहतरम तरीन जज को अपनी अहलिया के साथ खड़ा किया गया? क्या उस वक्त अदालतें ठीक थी जब मुंतखब वज़ीर आज़म को इकामा और पानामा पर सजाएं दी गई? देखे, हमसे ये कम अज कम मैं तो ये सहाफत नहीं कर सकता कि मैं एक मखसूस पार्टी के लिए बनाए गए सवालात का जवाब उसी तरह दूंगा। मैं तमाम हकायक और तमाम तारीख सामने रखूंगा। नहीं साहब, आपको क्यों लग रहा है एक पार्टी के लिए तो नहीं? मेरा सवाल आपसे ये था कि आज वकला की हड़ताल हुई, एहतजाज हुआ, उससे केसेस इल्तवा का शिकार हुए, समाअत नहीं हो सकी। उस वक्त भी वो कला की हड़तालें होती रही, उस वक्त भी वो कला की हड़तालें होती रही जब हाइब्रिड रिजीम चल रहा था। तो तब भी गलत था ना सर? अदालतों पर असरअंदाज हो रहा था, जब फैज हमीद के हाथ में पार्लियामेंट था, जब वो 34 मेंबरान के जरिए 65 मेंबरान को सेनेट में शिकस्त दे रहा था, जब कर्नल लियाकत पार्लियामान चला रहा था, उस वक्त ये सवाल, उसके साथ ही ये सवाल पूछना चाहिए। ये सवाल सिर्फ मखसूस वक्त तक नहीं और आज किया हुआ है। 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तयनात हुए। 2008 में जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम लाहौर हाई कोर्ट से आए थे यहाँ पर जज की हैसियत से, फिर चीफ जस्टिस भी बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। 2009 में जस्टिस एन बिलाल आए थे एज ए चीफ जस्टिस, उनकी ट्रांसफर हुई थी लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट। 2009 में जस्टिस इकबाल हमीद और रहमान लाहौर हाई कोर्ट से आए थे इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये कौन सी नई बात है? और क्या आईन के आर्टिकल 200 में ये लिखा नहीं है कि जज को एक जगह से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या ये आईन और चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट का इख्तियार नहीं है? अगर है तो फिर इस सवाल की कीमत क्या है? बिल्कुल है, आइन में तो ये लिखा है कि ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन मामला यहाँ पर सीनियरिटी का है ना कि अगर वो नया औथ लेते हैं तो फिर वो मोस्ट सीनियर तो नहीं रहेंगे। कौन मोस्ट सीनियर नहीं रहेंगे? जस्टिस डोगर साहब की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं आइन में लिखा, आइन में तो लिखा है कि ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जो जजेस ने खत लिखा उसमें भी यही पॉइंट उठाया गया था कि तैनाती अगर हो रही है तो अगर वो नया औथ लेंगे तो फिर मोस्ट सीनियर तो नहीं रहेंगे।
तो ठीक है ना, न रहे वो सीनियर मोस्ट जज। अगर आईन उसको इजाजत देता है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में आ सकता है, तो फिर आईनी तौर पर वो आए हैं, इसमें गलत किया हुआ है। अगर उसकी सीनियरिटी यहाँ बनती है तो ठीक है, बनती है, फिर वो चीफ जस्टिस भी बने। और एक बात और भी मैं ईमान करूं, एक मिनट, एक सेकंड मुझे दे दे। देखिए, तमाम इदारों में आप देखें, फौज से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट तक, सिविल ब्यूरोक्रेसी तक, हर जगह। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में का रहने वाला हूं, उस डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के एक दूर अफ्तादा जिले से आया हुआ अफसर डिप्टी कमिश्नर था अभी कुछ अरसा पहले। हर जगह पर ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ जजेस का इख्तियार है कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। क्यों नहीं हिलेंगे? उनको स्टेट की तनख्वाहें मिलती है, उनको हम अपने टैक्सों से तनख्वाहें देते हैं। अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तमाम लोगों पर ये लागू होता है, तो फिर इन पर क्यों लागू न हो? ठीक है, हुसैन साहब आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम एक अरसे से कवर कर रहे हैं। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजेस की जो ट्रांसफर हुई है, उसमें जो इस्लामाबाद बार और डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल का जो मुतालबा है, एहतजाज है और जो हड़ताल है, वो ये कहते हैं कि जो इस्लामाबाद के जो वकला हैं, उनका ये हक है, उनका ये राइट है कि उनमें से जो है वो वकला को जो है वो यहाँ पर नामजद किया जाए और उन्हें जो है वो जज तैनात किया जाए। और दूसरा उनका मुतालबा ये है कि जो चीफ जस्टिस की जो तैनाती है वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से ही जो है वो चुना जाए, क्योंकि इसमें से सिंध के भी जजेस इसमें मौजूद है, बलूचिस्तान के भी जजेस मौजूद है, लाहौर से भी मौजूद हैं, KPK से भी मौजूद हैं। तो लिहाजा मजीद बाहर से लाने के बजाय यहीं से जो 10 जज थे, उनमें से जो टॉप 3 या 4 है, उनमें से चीफ जस्टिस जो है वो चुना जाए। एंड टाइम पर जो है वो जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी एलिवेशन का जब वक्त आया है, तो एन उस वक्त आप देख रहे हैं कि जो 3 जजेस हैं वो ट्रांसफर होते हैं दूसरी सूबाई सूबों से, और उनमें से जो एक सीनियर जज हैं, सीनियर प्यूनी जज, जो कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में अगर देखा जाए तो उनका सीनियरिटी नंबर 14 और 15वां था। तो अब जो है वो उनको यहाँ जब लाया गया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के जाने के बाद वो पहले नंबर पर आ गए, तो उनके चांस जो है वो 100% हो गए हैं कि वो चीफ जस्टिस बने। तो इस्लामाबाद के जो वकला हैं उनका आज जो है आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन भी था, आज उन्होंने हड़ताल भी की, और उनका ये मुतालबा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें से ही जो है वो चीफ जस्टिस चुना जाए। बेशक पहले जो 3 नाम है वो भेजे जाए, उनमें से कोई भी हो। जो जजेस का ये मुतालबा है, उनका ये मुतालबा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेशक 7वें या 8वें नंबर तक के जज को भी चीफ जस्टिस बना दिया जाए, तो वो उन्हें मसला नहीं था, लेकिन बाहर से जो है वो जज ना लाया जाए, ये तासर देने के लिए कि यहाँ पर केसेस ज्यादा हैं और बाहर से जज आ जाएंगे तो केस कम हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने खत में ये मेंशन किया है कि लाहौर हाई कोर्ट में तो सबसे ज्यादा केसेस है, वहां पे जजेस की तादाद जो खाली है वो भी वहां सबसे ज्यादा है, मतलब 15-16 जज वहां चाहिए, यहाँ तो सिर्फ 2 जज चाहिए थे। और यहाँ बाहर से जब जज लाए गए तो इस तरह जो है वो बार और बेंच के दरमियान भी जो है वो ये हुआ है, तजाद हुआ है और दूरी हुई है। और हुकूमत जो शुरू से ही जो 6 जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया था, उसी वक्त ही जो है वो हुकूमत ने ये अटल फैसला कर लिया था कि जो ये जो 6 जजेस हैं इनको ना सिर्फ सबक सिखाना है बल्कि इनको चीफ जस्टिस की दौड़ में कम अज कम जो है वो नहीं लाना। और आप देखते हैं कि एन वक्त पर जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक की एलिवेशन करीब होती है, 1 हफ्ता रह गया है, तो उस दौरान जो है वो दूसरे जजेस जो है वो आ जाते हैं और वो सीनियर प्यूनी जज भी बन जाते हैं। और अब आइंदा चूंकि 10 तारीख को जब इजलास हो जाएगा और चीफ जस्टिस अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसके बाद 100% इम्कान है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। उनके यहाँ ट्रांसफर गैर कानूनी नहीं है, वो अमाद साहब बात ठीक कर रहे हैं कि आर्टिकल 200 के तहत सदर की स्वाबदीद है, लेकिन इससे पहले आप जो वो बता रहे हैं कि जस्टिस सदार असलम साहब आए थे, तो वो मैं आपको बताता चलूं उस वक्त हाई कोर्ट ही नहीं बनी थी ना, उस वक्त हाई कोर्ट नहीं बनी थी, तो इसलिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से उनको यहाँ लाया गया था। दीगर भी 1-2 जज आए थे, लेकिन अब ये तादाद 10 के करीब है। अब अचानक जो है वो 3 जज जो रह गए हैं, तो इस बार का ये मुतालबा है कि यहीं से जो है वो वकला को नामजद किया जाता। आप देखते हैं कि अभी जो 2 जज रिसेंटली अपॉइंट हुए उनमें से भी एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं और दूसरे एक बार से जो है वो नाम दिया गया है जो कि जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनास है। तो इस तरह जो वकला हैं उनका ये मुतालबा था कि जो इस्लामाबाद के जो जजेस हैं उनमें से चीफ जस्टिस लिया जाए और जो एडिशनल जजेस हैं वो बजाय बाहर से जो है वो
ट्रांसफर करके लाने के बजाय जो इस्लामाबाद बार के जो वकला हैं, इस्लामाबाद बार ठीक है, इस पर उमर का भी कमेंट लेना चाहूंगी। उमर, चीफ जस्टिस ने तो कहा था कि वो सीनियरिटी वाले इशू को खुद देखेंगे, लेकिन आज जस्टिस आमिर फारूक ने उससे पहले ही सीनियरिटी की लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यूनी जज डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, बड़ा आसान होता है माजी में कह देना कि यहाँ बैठ के जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप को बुरा भला कहना आसान है। जाहिर है कि जनरल याहिया के बारे में, जनरल यूब के बारे में बात करना बड़ा आसान है। हम माजी की गलतियों को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, वो गलत था, लेकिन उसके साथ हम मौजूदा दौर में जो ब्लंडर्स हो रहे हैं उनको जस्टिफाई करना चाहते हैं उसकी आड़ में। नंबर 1। नंबर 2 बात जिस तरह हुसैन बता रहे थे, बताए ना कि वो पीसीओ के जजेस उस दौर में भी आप लेके आए हैं, एक वो बताइए। दूसरा बताइए कि उस वक्त आपके पास जजेस नहीं थे और एडिशनल जज जो है वो नहीं लाया जा सकता चीफ जस्टिस के लिए, तो आपको जजेस वहां से लाने पड़े, तो वो गैर मामूली हालात थे। फिर बताइए काजी फायज ईसा को बलूचिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस डायरेक्टली कैसे लगाया गया था, हालात ऐसे पैदा हो गए थे, वो गैर मामूली हालात में तो बात समझ आती है। एक और बात, एक सवाल ये है कि जो जजेस लाए गए हैं, हमें बताया जाए ना कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है कि आपने पंजाब की नुमाइंदगी करनी थी तो 15वें नंबर वाले जज की करवानी थी, आप चीफ जस्टिस को ले जाते यहाँ से, आप पता चलता जी पंजाब की नुमाइंदगी करवाना चाहते हैं। बलूचिस्तान से जो 20 जनवरी को जज अपॉइंट हो रहा है उसको आप बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए लेके आ रहे हैं, ये बड़े बुनियादी सवाल है। और फिर ये कंपैरिजन करना, जिस तरह हमारे साहब बता रहे थे कि देखें जी वो तो हमारे जिले के अंदर जो है वो दूर अफ्तादा पंजाब से आया है। सर, ये फेडरल सर्विस नहीं है, ये जजेस हैं, वो ओथ लेते हैं। यानी लाहौर हाई कोर्ट के जज का ओथ कौन लेता है, बताए ना। लाहौर हाई कोर्ट के ओथ क्या खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर या कोई और ले सकता है? नहीं ले सकता। अब रही बात, मैं उसकी मिसाल क्यों देना चाहता हूं कि एक सीएसएस के जरिए अफसरान आते हैं, पीएमएस के जरिए आते हैं, क्या पीएमएस का अफसर खैबर पख्तूनख्वा में पोस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का बंदा है। उसी तरीके से ये जजेस जो है ये लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट से थे। एक और बात, अगर आपको याद आ गया, थोड़ा सा पहले मैं गोंदर साहब थोड़ी सी तस्हीह कर लूं। मैं खुद पीएमएस ऑफिसर रहा हूं एक जमाने में। पीएमएस ऑफिसर मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान साहब पीएमएस में इंडक्ट कर दिए गए थे, फिर उन्हें पंजाब में डिप्टी कमिश्नर भकर तैनात कर दिया गया था, खुशाब सॉरी, उनको डिप्टी कमिश्नर खुशाब तैनात कर दिया गया था। सियासी जरूरतों के तहत उन्हें पख्तूनख्वा से निकाला गया था। देखिए, जरूरी नहीं कि एक सर ये भी बताएं, सर हमाद साहब ये भी बताएं कि वो डेपुटेशन पे आते हैं, लेकिन उनकी जो प्रमोशन होती है वो पेरेंट डिपार्टमेंट करता है। आप जाके जो है वो उस लिहाज से फिर ये नहीं कहते कि आप पंजाब के अफसरों में बैठ के खैबर पख्तूनख्वा से आके पंजाब के लिहाज से प्रमोशन लेंगे, फिर आप वहीं से लेंगे, आपकी सीनियरिटी वहीं पे होगी, पंजाब में नहीं होगी। ये भी साथ बताएं। देखिए, पेरेंट डिपार्टमेंट उनका हो ना जुडिशरी, उसमें तो किसको एतराज है, लेकिन ये कौन सा कानून है कि एक जज कहेगा कि मैं बैठूंगा भी इस्लामाबाद में, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक आईन से हटकर भी फैसले करूंगा, मुझे कोई छेड़ेगा भी नहीं, मैं आईन को भी चैलेंज करूंगा, खत लिखूंगा, मैं वही चाहूंगा जो मैं चाहता हूँ, आईन जाए भाड़ में। आज इज्जत माफ की जस्टिस ने खुद कहा है, कोर्ट रिपोर्टर्स के सामने कहा है, जो सबने रिपोर्ट किया है, उनका जी सीनियरिटी के इशू को मैंने टेकअप कर लिया है, मेरा इसके ऊपर एक नुक्ता नजर है, हम इसके ऊपर राय देंगे। अभी वो बयानात चलने, कहते ना वो स्याही भी खुश्क नहीं हुई और इधर से सीनियरिटी लिस्ट जारी हो गई। अब देखे ना, ये ना करें आप, कोई इसके ऊपर इतराज नहीं कर रहा कि जनाब देखिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है। इवन जब कोई चीज जाने वाले, ये सारा अरेंजमेंट क्यों हो रहा है आपको भी पता है। आप कर्नल लियाकत को तो याद करते हैं, फैज हमीद को तो याद करते हैं, कि बताइए ना किसका रास्ता रोका जा रहा है, आप बताइए ना किन जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, पूरी बात करें ना सर, सिर्फ माजी में रह के बातें ना कर दे। ये बताएं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रास्ता रोका जा रहा है, और ये सारा अरेंजमेंट उसी लिए किया गया है। और वो सारे गैर सरकारी तर्जुमान ट्विटर पे बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के में बताते हैं कि खत लिखने वालों में से एक भी जो है वो जज नहीं बनेगा। आप बताइए कि उन जजेस ने जो खत लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया था। चलिए उमर, इसको ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। उसका क्या निकला? उमर, ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन निकलेंगे, उसके बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फारूक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी और इस पर पॉइंट लेना चाहूँगी, ये जो अदलिया में अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जुडिशरी में जो ये सब हो रहा है और हाई कोर्ट में भी जो अब हो रहा है, इससे हमारे अदालती निज़ाम पर कितना असर पड़ेगा? अच्छा, देखें बात, 2 हफ्ते से इनको सुनने का इत्तेफाक हुआ बिरादरम
उमर गोंदल साहब से ये गुफ्तगू करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और माशाल्लाह इनकी गुफ्तगू की जो रवानी है उससे भी मैं बहुत मुतासिर होता हूँ। एक बार मुजीबर रहमान शामी जो हम सब के उस्ताद और बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये कहा था कि इमरान रियाज जब बात करते हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है रवानी की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही मामला है। लेकिन क्या ये रवानी और ये गुफ्तगू का अंदाज और ये खूबसूरती अगर हम इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकें मेरिट के लिए, तो ये और खूबसूरत लगे। लेकिन इस वक्त तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो एक चपकलिश मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसमें एक फरीक के साथ चले गए हैं ये। बतौर जर्नलिस्ट, जैसे अभी हमाद साहब ने कहा कि ये मैं एक फरीक को सर्व करने के लिए किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता, तो ये बुनियादी एक असूल बयान कर दिया उन्होंने कि जर्नलिस्ट का ये मकाम नहीं है कि वो किसी एक फरीक के साथ चला जाए। ये दुरुस्त बात है कि वहाँ एक कंटेंशन पैदा हो गई है, मसाइल पैदा हो गए हैं, लेकिन क्या हम जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप हैं उनके नुक्ता नज़र को सुन के अपना नुक्ता नज़र इख्तियार करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर कहीं कोई जज लगना है या कहीं से कोई जज ट्रांसफ़र होना है जो आइन के मुताबिक हुआ है, आइन से हट के नहीं हुआ है, तो क्या इंटरेस्ट ग्रुप जो वह वकला हैं वो वहाँ अगर फस क्रिएट करते हैं, हड़तालें करते हैं जो बिल्कुल जिनका कोई मकसद नहीं है, क्या जज वकील से पूछ के लगाया जाएगा? क्या सीनियर प्यूनी जज जो है वो वकील से पूछ के लगाया जाएगा? और क्या जर्नलिस्ट अगर कोई महाज बना लेंगे कि नहीं जी हम इस बात को दुरुस्त नहीं समझते, तो उसके मुताबिक फैसले होंगे? तो यही तो बुनियादी मसला है। एक वक्त था जब यहाँ क्या हो रहा था कि एक महाज था, उसमें जर्नलिस्ट भी शरीक थे, उसमें जजेस भी शरीक थे, उसमें कोई और भी शरीक था, और एक फरीक को रौंदा चला जा रहा था, और जजेस खड़े होके जलसों में कहते थे कि यार तुम उधर कहाँ धक्के खाते फिर रहे हो, आओ अदालत में मैं तुम्हारा मसला हल करता हूँ। तो एक वक्त वो सूरत हाल थी। आज ये सूरत हाल है। ये जो आज की सूरत हाल है ये दरअसल उस तर्ज अमल का नतीजा है। ये जो कुछ फैसले हो रहे हैं, जो कानून साजी हो रही है, जो आइन में तरमीम हो रही है, ये दरअसल उस वक्त के पैदा कर दिए गए मसाइल को हल करने के लिए हो रही है। अच्छा, इसमें गलती भी हो सकती है, इसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को सुधारने का तरीका ये नहीं है कि हम फरीक के साथ हो जाएं, हम एक फरीक बन जाएं। ये नहीं है। हम एक मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि सीनियर प्यूनी जज आपने बना के जुल्म किया है, तो चले ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट मौजूद है, हम ये मुकदमा वहां ले जाते हैं, वहां फैसला करते हैं कि किस बुनियाद पर कौन सा सीनियर प्यूनी जज होना चाहिए। मैं मेंशन ये करना चाहता हूँ, ये स्ट्रेस इस बात पे देना चाहता हूँ कि हमें एक सियासी कारकुन की तरह किसी नुक्ता नजर के लिए वकालत नहीं करनी है। हम जो सिचुएशन है उसको देख के, उसको जज करके, उसको एनालाइज करके एक सिचुएशन आवाम को बतानी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप के नुमाइंदे बन जाते हैं। जब ऐसा होता है तो उसके नतीजे में जो अभी आपने सवाल उठाया कि क्या लोगों को नुकसान नहीं होगा, क्या मुकदमात रुक नहीं जाएंगे, तो दरअसल ये क्यों रुक रहे हैं? ये उस इंटरेस्ट ग्रुप की वजह से रुक रहे हैं जिसने अदलिया में गुज़श्ता 4-5 बरस या 6-7 बरस से उधम मचा रखा है। आप ये कहना ये काफी, ये एक मिनट, ये कहना काफी नहीं है कि उस वक्त गलत था तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, आज गलत है तो उसकी मजम्मत करते हैं। नहीं, जो उस वक्त आपने हंगामा खेजी की उसके नतीजे में पूरा निजाम तलपट हो गया। अब उसको ठीक करने के जतन हो रहे हैं, उसमें कोई गलती भी हो रही होगी, वो ठीक भी हो रहा होगा। तो अगर हम मुहिब्बे वतन हैं, अगर हम अदलिया के दोस्त हैं, हम निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए तजवीज़ पेश करनी होगी, कोई प्रॉपर बात करनी होगी। किसी फरीक का वकील बन के हम मामलात को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा हमाद साहब, इस्लामाबाद बार ने भी ऐलान किया कि वह एहतजाज जारी रखेंगे, और आज भी जिस तरह से अदालती कार्रवाइयाँ मुतासिर हुई हैं, आगे भी इसी तरह मुतासिर होंगी, तो ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा? क्योंकि अपोजिशन भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है और सहाफ़ी भी पीका एक्ट की वजह से सड़कों पर, और अब वकला भी, तो ये मामला किस तरह हल होगा?
बिल्कुल, इस्लामाबाद बार के अंदर बार के सदर खड़े थे और वकला को नहीं छोड़ रहे थे अदालतों में, ये एहतजाज हो रहा था। दूसरी बात आपने की कि पीका के हवाले से, तो मैं खुद सहाफ़ी हूँ, हम यहाँ पर बैठे 4 लोग हैं और चारों के चारों सहाफ़ी है, यही हमारा रिस्क भी है, हमारा पेशा भी है। लेकिन क्या इस सोशल मीडिया को इसी तरह खुद सर छोड़ा जाए और जो जी में आए तो जिसकी चाहे उसकी पगड़ियां उछालता रहे? यानी इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, बहुत कम उम्र है इसकी, यही 15-20 साल। तो पंजाब कॉलेज की लड़की के रेप का केस इसी सोशल मीडिया ने उछाला था, उसका क्या बना बाद में? उसके खानदान की इज्जत खाक पे मिला दी गई और सब कुछ झूठ निकला। तो देखिए, ऐसे भी हम अंधे होकर इसकी हमायत नहीं करेंगे कि पीका कानून गलत है। ठीक है, जो भी लॉ आता है, जो भी कानून आता है, उसमें सुकम मौजूद होते हैं, उसमें कमी बेशी का इम्कान होता है और फिर वक्त के साथ साथ ठीक भी होते हैं। उस दिन इरफान सदीकी साहब ने मेरे सामने कहा भी कि जरूरी नहीं है कि ये एक कानून आ गया तो ये इसी तरह रहेगा। हम देखेंगे या हमारे बाद जो लोग आएंगे वो देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी जरूरतें चाहिए कि इसमें शामिल किए जाए। दूसरी आपका सवाल जी कंप्लीट कर लें आप। जी, तो ठीक है, बस मैं बाकी आपका सवाल था लेकिन मैं भूल गया कि आपने मुझसे दूसरा सवाल किया। हुसैन को शामिल गुफ्तगू करेंगे। हुसैन साहब, जिस तरह आज वकला ने एहतजाज करके किसी केस की समाअत नहीं की और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो अदलिया को नुकसान है, मामलात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इन मामलात का हल क्या है? थोड़ा सा आज हाई कोर्ट में तो 80% जो वकला थे वो पेश नहीं हुए, जो 20% पेश हुए हैं उन्होंने पेश होकर सिर्फ यही कहा है कि आज हड़ताल है, लिहाजा हमें जो है वो एडजर्नमेंट चाहिए। या फिर तो क्लाइंट खुद जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमारे जो वकील साहब हैं वो आज एहतजाज पर हैं, हड़ताल पर हैं। तो जजेस ने भी जो है वो आज आगे से कोई एडवर्स आर्डर जो है वो जारी नहीं किया और अगली जो है वो डेट डाल दी। यहाँ पर एक अहम बात में करना चाहूंगा लाजमी, जो कि फारूक आदिल साहब ने कहा कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, अभी सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट जो है वो आप देख रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हालात को ठीक किया जा रहा है, तरमीम हो गई है, तो हालात को इस तरह ठीक किया जा रहा है कि आप अंदाजा लगाएं कि सिंध हाई कोर्ट में जो एडिशनल जजेस तैनात हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के अपने सारे ही लोग हो गए और वो खुद भी मानते हैं और ये मुस्लिम लीग नून भी मानती है। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर जो वकला हैं उनके बयानात भी आ चुके हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने जजेस अपॉइंट किए हैं उसमें देखें कि एडिशनल एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, वो सारे जो है वो एडिशनल जज तैनात कर दिए हैं। अब दूसरी तरफ अगर पेशावर हाई कोर्ट का रुख करें तो वहां पर आप देखें कि जो मुस्लिम लीग नून के लॉयर विंग के रहनुमा थे, जो कि पेशावर हाई कोर्ट बार के सदर बने थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो जो है वो जज बन गए। अमीर मकाम साहब के साथ उनकी आज पुरानी वीडियोस फुटेजेस जो है वो बड़ी आज चल रही थी और सारे जो लोग थे जो एतराज कर रहे थे कि ये गलत हुआ है वो ये शेयर कर रहे थे, उसमें वाजे जो है वो लग रहा था और वो नजर भी आ रहे थे। वो अब एडिशनल जज जो है वो बन चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ जो वकला हैं उनका ये मौकफ जो है वो नहीं माना गया। वो ये चाह रहे थे कि कोई भी जो है वो बन जाए, लेकिन जो वकील हो इस्लामाबाद का हो, ताकि उसका ताल्लुक इस्लामाबाद से हो, बाहर से जो है वो ना लाए जाएं, जजेस ट्रांसफर जो है वो ना किए जाएं। तो अब चूंकि ये आगे चलकर मजीद जो है वो ये एहतजाज और हड़ताल जो है ये मजीद जो है वो गंभीर सूरत-ए-हाल के हवाले से हो रही है, क्योंकि 10 तारीख को अब एहतजाज का ऐलान हो गया है और रेड जोन में वकला ने आने का ऐलान कर दिया है। और जो आज वाइस चेयरमैन थे, साबिक वाइस चेयरमैन थे जो राजा अलीम अब्बासी और मौजूदा वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल नसीर कियानी साहब, इसी तरह सदर हाई कोर्ट बार रियासत आज़ाद साहब और इसी तरह साबिक सदूर जो थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार के, उन्होंने मुतफिका तौर पर यह ऐलान किया है कि वो रेड जोन में 10 तारीख को आएंगे और वो एहतजाज करके उन्होंने कहा है कि ये जो जजेस ट्रांसफर किए गए हैं ये मुतालबा उन्होंने किया है कि ये वापस लिए जाएं और जो 26वीं आईनी तरमीम है उस पर फुल बेंच बनाकर फैसला किया जाए, वरना 10 तारीख को जो कि जुडिशल कमीशन का इजलास एक तरफ हो रहा होगा अंदर सुप्रीम कोर्ट के और बाहर रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो वकला सरापा एहतजाज हो। हमाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हुसैन साहब ने एक जज साहब के एडिशनल जज के हवाले से बात की, तारिक अफरीदी साहब उनका नाम है, ये पहले भी सेशन जज रहे हैं
यकीनन वो मुस्लिम लीग से के साथ उनका ताल्लुक रहा और वकला का होता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। बल्कि इस मुल्क के बदकिस्मती से वो चीफ जस्टिस भी बने थे साकिब निसार, उनको सेक्रेटरी कानून नवाज शरीफ ने बनाया था। और ये होता है, मतलब है वकला के लिए सियासत में आना कोई नई बात नहीं। लेकिन जस्टिस जज जो एडिशनल जज बने हैं तारिक अफरीदी साहब, जब वो जज थे तो उनकी रेपुटेशन इंतहाई बेहतर थी। यानी जो उनके साथ काम करने वाला स्टाफ है या जो उनके सामने पेश होने वाले वकलाए साइलीन है, अगर आप उनसे पूछ ले तो वो एक डेड हॉनेस्ट जज के तौर पर समझे जाते थे। उनका नाम पहले भी गया था जज के लिए, लेकिन उस वक्त चूंकि साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो उनके नाम को रिकमेंड नहीं किया गया। हालांकि उस हवाले से बहुत कहा जा रहा था कि ये बहुत रिलायबल है इस हवाले से, लेकिन बहरहाल उस वक्त उनको नहीं किया गया। और इस वक्त जो पेशावर का जो जुडिशियल चले ठीक है, उमर का पॉइंट जानना चाहूंगी। इंतहाई अच्छा तासुर पाया उमर, एक तरफ ये सब मामलात हैं, वकला एहतजाज कर रहे हैं, 8 तारीख को पीटीआई भी सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठी है। हुकूमत के लिए तो मसाइल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट टैकल करेगी इस सारी सिचुएशन को? मैं एक तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, बड़े काइंड वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर दूसरा राइट ऑफ रिप्लाई मैं उसका हक रखता हूँ इस्तेमाल करने का। देखिए बात ये नहीं है कि सर कोई साइड किसी की नहीं ले रहे, लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है कि जब हम माजी की बात करते हैं तो हम ये आड़ नहीं ले सकते कि जो इस वक्त हो रहा है कि वो ठीक हो रहा है। आप सबको पता है कि ये उस बिगाड़ में मजीद बिगाड़ पैदा करने की कोशिश है। जो टाइम इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। बताइए कि 26 नई तरमीम और ये जो पूरी कोर्ट पैकिंग हो रही है उसका मकसद क्या है? खैर आगे बढ़ते हैं। जो आप सवाल कर रही हैं कि गवर्नमेंट को कोई परेशानी उससे है कि नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को उससे कोई परेशानी है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट को अंदाजा है। जब हम बात करते हैं तो हम ओवरऑल बड़ी आइडियल फिर बात करने लग जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी गैर मामूली किस्म की जमहूरियत है, दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। और फिर हम आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, उन नुक्तों की बात करते हैं। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन हमें ये भी कहता है कि जो लोग आइन के जो उसको लिखने का इख्तियार रखते हैं, जो पार्लियामान है, क्या वो फेयर प्रोसेस के जरिए आए हैं? मुझे बताइए कि कितने ऐसे हलके हैं जिनके ऊपर सवालात थे, तो 6 महीने के अंदर आपने उन मसलों का हल निकालना था, तब आपको आइन या कानून वाले वो शेख हम सबको भूल गई। और किस तरीके से वहां पे भी हमें रिटायर्ड जजेस चाहिए थे और रिटायर्ड जजेस से ही हमने इंसाफ लेना है। और जो कुछ जस्टिस आजाद के होते हुए लाहौर हाई कोर्ट पे हुआ वो भी हम सबके सामने है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को पता है। और लास्ट इन्हीं दिनों में हम ग्राउंड के ऊपर सर्वे कर रहे थे और हम आपको बता रहे थे कि किस हल्के की क्या सिचुएशन है। और वही कुछ हुआ पोलिंग डे के ऊपर। ये अलग बात है कि 8 फरवरी को बाद 9 और 10 को हमने क्या देखा और रात को पोलिंग जो आरओ के ऑफिसर्स हैं वो कैसे टेक ओवर हुए और क्या कुछ हुआ, उन रियलिटीज के ऊपर भी खुलकर बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को पता है उनकी जहां से मजबूती है, जहां दस्ते शफकत है, उनको पता है कि एज ऑफ दिस मोमेंट वहां से दस्ते शफकत उनके सर के ऊपर है। उनको कोई एजिटेशन से खतरा महसूस नहीं हो रहा, उनको कोई बुकरा से खतरा महसूस नहीं हो रहा और किसी भी सूरत हाल से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वो जो हम कहते हैं ना कि स्टेट ऑफ नेचर, ये उसके खिलाफ है कि आप डंडे के जोर के ऊपर, आप ताकत के जोर के ऊपर अरेंजमेंट को लेके एक ऐसी सूरत पैदा की गई थी जनरल मुशर्रफ की तरफ से भी, और उन्होंने भी कुछ 100 के करीब या उससे कम या ज्यादा जो जजेस हैं वो उस वक्त अपॉइंटमेंट की थी। फिर वो अपने नाम के साथ जज भी लिखने के काबिल नहीं रहे और किसी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटा। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मोमेंट है पाकिस्तान के अंदर जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अदलिया को फिक्स किया जा रहा है। दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं होता कि जो एग्जीक्यूटिव है वो बेंच बनाए। और फिर जब आप कहते हैं कि फलां मुल्क के अंदर जो पार्लियामान है वो अपॉइंट करती है, तो उस मुल्क की पार्लियामान के ऊपर सवाल नहीं होता, उनके इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर सवाल नहीं होता। उनके बदतरीन दुश्मन भी गवाही देते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा होता है। या ऐसा नहीं होता कि नंबर 2 पे जीतने वाली पार्टी जो है वो अगले दिन विक्ट्री स्पीच कर दे, ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से सारी चीजों को जब कैलकुलेट करके हम डिबेट करेंगे तो मेरे ख्याल है वो जरा ठीक है। उमर, ब्रेक का भी कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे ना, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान ने कुछ खतूत भी लिखे हैं, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर फारूक साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 2 खतूत भी सामने आए हैं। एक खत तो 350 सफ़ात पर मुश्तमिल था जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच के सरबराह को लिखा गया था, और आज दूसरा आर्मी चीफ को लिखा गया है। आप इन खतूत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं?
ये देखिए, मुस्तकबिल तो कोई नजूम ही बता सकता है या अल्लाह ताला बेहतर जानते होंगे। लेकिन ये बात ये है कि अगर इमरान खान मामलात को बेहतर करना चाहते हैं तो पहले उस एक्सट्रीम पर लेके क्यों गए थे कि आपको अब मुफाहमत करनी पड़ रही है, खत लिख के माजरत कर रहे हैं आप यकीन दिला रहे हैं जी हम फौज के साथ खड़े हैं, तो ऐसी नौबत आई क्यों? तो दरअसल पीटीआई का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या बानी पीटीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सोच यानी करने के बाद सोचते हैं। तो ये खत जो है ये करने के बाद सोचने का अमल है। अब अगर हम ये देखें, एक सवाल ही करते हैं कि बानी पीटीआई के दौर में 40-50 हज़ार दहशतगर्द जो हैं यही टीटीपी के, उनको लाके फाटा के इलाकों में बसाया गया। आज वो कत्ले आम कर रहे हैं, आज वो वहाँ भी कत्ले आम कर रहे हैं, डेरा इस्माइल खान में भी कर रहे हैं और कुरम एजेंसी में भी कर रहे हैं। और हमारे फौज के जवान और फौज के ऑफिसर्स रोज निशाना इन दहशतगर्दों का बन रहे हैं। तो ये इसके जिम्मेदारी हम किस पे डालेंगे? तो इसका मतलब ये है कि आप पहले गलत फैसले करते हैं, फिर गलत फैसले करने के बाद आप मामलात को ठीक करने के लिए खतूत लिखते हैं। मैं एक और महसूस हमाद साहब से उनका वक्त की कमी है, माजरत चाहूंगी फारूक साहब। मैं एक खतरा महसूस करता हूँ। ये जो अमल है ये दरअसल आगे बढ़ के पाकिस्तान के मामलात को इंटरनेशनल इदारों में ले जाने का है, ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर ये उसकी बेस बनाई जा रही है और ये बहुत खतरनाक मूव है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पॉलिटिकल। हमाद साहब, इमरान खान ने जो खत लिखा है आप क्या कमेंट करेंगे? खत के मंदरजात तो अभी सामने नहीं आए, मतलब मैंने तो नहीं पढ़े। उस पर तो कमेंट उस वक्त करेंगे जब हम इन खतूत को पढ़ेंगे। सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने बात की है, 26वीं यानी तरमीम का जिक्र किया गया है। जी कुछ पॉइंट सामने आए हैं, लेकिन देखिए इस खत का आईन और कानून का कोई जिक्र है इन खतूत में कि आईन और कानून की सरबुलंदी हो और क्या तरीक़ेकार हो? इन खतूत में ये जिक्र है कि साबिक वज़ीर आज़म के साथ क्या रवैया रवा रखा गया था, साबिक जुमातों के जो दूसरे जुमातों के कारकुनों के साथ क्या सलूक हुआ था, डिक्टेटरों के हवाले से कोई बात। देखे, किसी ने कहा था कि जुमात इस्लामी में कोई रहे और वो जुमात इस्लामी से निकले भी तो उसके अंदर जुमात इस्लामी मौजूद होता है। इमरान खान को जिन कुव्वतों ने पाला पोसा था, उसे इक्तिदार तक पहुंचाया था, इमरान खान के अंदर वो रूमान अभी नहीं मर रहा है। कभी वो कहता है कि मैं चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, सिर्फ आर्मी चीफ और डीजी ISI से करूंगा। कभी वो बुशरा बीबी के जरिए उनसे मुज़ाकरात करता है, कभी उनको खतूत लिखता है। देखे, ये उनके अंदर का वो रूमान है या वो आसाइश पसंदी है जो इन कुव्वतों के जरिए उसे माजी में मिली थी और वो अब भी उसी डगर पर चल रहे हैं, हालांकि इसका उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा हुसैन, आप आज मौजूद थे, सारा एहतजाज भी आपने देखा, इससे पहले भी आप फरमा रहे थे, ये भी कहा जा रहा है कि PTI अब वुकला के साथ मिलकर कोई कोऑर्डिनेशन बनाएगी और खुद मिलकर एहतजाज किया जाएगा। जी देखिए, जो वुकला है उसमें जो ILF है, जो लॉयर विंग है PTI का, वो तो मौजूद होता है। आज भी वहां पर जो सरदार मसरूफ है, जो कि हम अक्सर देखते हैं कि ATC में और जो सेशन कोर्ट में जितने भी वुकला के और जो PTI वर्कर के जो केस होते हैं या PTI रहनुमाओं के जो केस होते हैं, उनमें जो सरदार मसरूफ साहब और उनकी जो टीम है, जो मैडम है आमना अली हैं, इसी तरह अंसर कियानी साहब है, वो पेश होते हैं। तो वो आज भी एहतजाज में मौजूद थे, उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, वहां पर हड़ताल में भी शामिल रहे और वुकला कन्वेंशन से भी उन्होंने खिताब किया। तो अब जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं, चूंकि उनका बैकग्राउंड PTI से है, तो उन्होंने तो ये ऐलान कर दिया है कि वो 10 तारीख को इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस जो सूबे बाहर जो है वो एहतजाज को लीड करेंगे और आल पाकिस्तान जो वुकला हैं वो एहतजाजी मार्च जो है वो 10 फरवरी को उन्होंने ऐलान कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। जहां तक ये जो खत की आप बात कर रहे हैं, बानी PTI के जो खत का है, ये हम पहले भी देखते रहे कि अडियाला जेल से जब भी कोई इस तरह का बयान आए, कोई नरम बयान हो या कोई मुतालबा करें बानी PTI या खत लिखें, तो उस पर उस दिन तो ये तासर दिया जाता है कि उन्होंने कोई डील जो है वो ऑफर की है, वो डील करना चाह रहे हैं। अगले ही दिन जो है वो इमरान खान उसको जो है रिवर्स पेयर लगाते हैं और फिर उससे भी ज्यादा सख्त बयान दे देते हैं और फिर जो वो मुतालबा होता है वो ज़ाहिर रद्द हो जाता है और वो उसकी मुखालफत कर दी जाती है। तो आज का जो ये खत है और इससे पहले जो चीफ जस्टिस और आईनी बेंच को खत लेके गए हैं,
उनका जवाब आप एक दिन वेट कर लें, आपको कल ही पता चल जाएगा, क्योंकि कल ही जब इमरान खान दोबारा से कोई बयान दागेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मामला कहाँ तक है, क्या वो डील चाहते हैं या फिर वो मजीद जो है वो अंदर रहना चाहते हैं। अच्छा उमर, 8 फरवरी को पीटीआई मीनार पाकिस्तान पर जलसा भी करने जा रही है, उसके लिए दरख्वास्त भी दी थी, क्या लगता है इजाजत मिलेगी? क्योंकि उस दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी है और पीटीआई फिर ये भी दावा कर रही है कि उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है दरख्वास्त वापस लेने के लिए। अच्छा, वो जस्टिस फारूक हैदर साहब के सामने सुबह 9 बजे दरखास्त लगी हुई है। आज ही वो आलिया हमजा साहब ने दरखास्त दी थी और वो समाअत के लिए मंजूर हो गई है। लेकिन ये आपने पॉइंट बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि ट्राई सीरीज हो रही है, उसका 8 तारीख को मैच है लाहौर के अंदर। तो मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने पहले दरखास्त दी थी जो डीसी लाहौर को, तो वहां से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद जो पुराना पैटर्न है उसको फॉलो किया गया। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ज़रा कल डीसी को बुला लेगी, कल बुलाए या नोटिस कर दे, तो वो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे कि हम नहीं कर सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि 8 को शायद लाहौर में उसकी वजह यह है कि अगर आपने देखा हो तो पंजाब हुकूमत ने वो जो पैरामिलिट्री फोर्स है रेंजर्स उनको डिप्लॉय करने का ऐलान किया है, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो मेरी जाती राय है कि शायद वो इजाजत ना मिले और वो प्ली यही ली जाएगी और इंतजामिया लिख के दे देगी कि देखिए कि हमारे पास उस दिन गैर मुल्की टीमें होंगी, मेहमान होंगे, तो लाहौर के अंदर लॉ एंड सिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो हम जो है, लेकिन इससे तरीके साहब लाहौर के लिए भी उनको भी फेस सेविंग मिल जाएगी कि देखिए वो ये हो गया वो हो गया, लेकिन इस पर उनके लिए बड़ा सवाल है। आपको नहीं लगता कि उन्हें इजाजत मिलेगी मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की? नाज़रीन, का वक्त खत्म हो गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह निगहबान।